नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर प्रकाशित किया गया था उसी के सारे ऑब्जेक्टिव सीरीज के बारे में आज दूसरा सेट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम बताने चल रहे हैं जो कि आगामी यानी कि 2021 में होने वाले मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और इसे अंत तक ज़रूर देखें ताकि यह आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का चश्मा ही हमेशा छोटे अक्षरों के पढ़ते समय प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः कौन सा दर्पण लगा रहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, क्योंकि गाड़ियों के साइड मिरर में जो शीशा लगा रहता है वह हमेशा उत्तल दर्पण का ही शीशा लगा रहता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, क्योंकि यह एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर तो 2f हो जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष कैसा दोष होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ दृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस कैसे होते हैं? इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस के चश्मे लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आंसर। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह कौन से व्यक्ति थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है, जिसका नामकरण वही किए थे जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है तो इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 6.25 गुने 10 का पावर 18। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 100 वाट होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कैसी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक घटना है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया PbO प्लस C इजकल टू PB प्लस CO होता है, यह कैसे होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, C एक अवकारक है, यही कारण है कि PbO प्लस C PB प्लस CO के बराबर होता है। निम्न धातुओं में से कौन सा NaOH के विलयन में H2 यानी H2G देता है? इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। यदि विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रबल भास्मिक होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर पीतल में यानी कि साधारण pH का जो मान होता है यानी कि साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणु सूत्र होता है वह कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, P4 होता है। पीतल में क्या रहता है? इसका सही उत्तर है Cu प्लस Zn यानी Cu तथा Zn रहता है पीतल में, कॉपर तथा जिंक। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही उत्तर है ये विद्युत धनात्मक होती है। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ए यानी कि कार्बन। कार्बनिक यौगिकों का जो आवश्यक तत्व है वह एक कार्बन है। अक्रिय तत्व कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्कोहल का उपयोग अपमार्जक बनाने में किया जाता है। आवर्त सारणी के 7A के तत्व कौन से कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है हैलोजन कहलाते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। यही कथन जो है वह आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कथन असत्य दर्शाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर है 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बोज। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उत्पन्न होता है उसे कार्बोज कहते हैं। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 120/80। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है यानी। अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड के कारण ही संभव हो पाता है, क्योंकि जिस पौधों की पत्तियों में एब्सिसिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है वह पत्तियां अपने आप मुरझाना शुरू कर देता है। कौन सा पदप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन। एड्स का रोग का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही उत्तर है असुरक्षित यौन संपर्क। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समजात। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समजात अंग कहते हैं। तब वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, इसे असमजात अंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बगीचा, खेत जो है वह कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य, क्योंकि सूर्य ही एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो कि कभी समाप्त नहीं होगी और यह प्राकृतिक ऊर्जा का रूप है। अगला प्रश्न है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अतिचारण की आवश्यकता होती है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धारा को मापा जाता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत मोटर कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है, दर्पण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि दर्पण का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u = 1/f जो होता है यह दर्पण का सूत्र होता है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। इसलिए निकट दृष्टि दोष वाले लोगों को हमेशा अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है पुष्प में। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर का प्रयोग किया था। तो मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग करने के लिए सबसे पहले मटर के पौधे का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से दाढ़ियाँ, छोटी छोटी दाढ़ियाँ जो होती है वह बड़ी बड़ी दिखाई देती है, जिसके कारण हम दाढ़ी बनाना आसानी से पूरा कर लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ यानी कि दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण का। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल दर्पण में आभासी तथा काल्पनिक दोनों दर्पण बनता है। मोटर चालक के सामने दर्पण यानी कि साइड मिरर किसका लगा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वक्रता त्रिज्या। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा F=R/2, यानी कि फोकस गया और यह त्रिज्या हो गया यानी कि दोगुना, यानी कि F=R/2 एक गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को दर्शाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी तथा बराबर होती है। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्तविक और उल्टा होगी। तो यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह हमेशा वास्तविक और उल्टा होगी। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हों पर आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, यह किस दर्पण के कारण संभव होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल या उत्तल दर्पण के कारण ही यह संभव हो पाता है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, जिसके कारण अवतल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काल्पनिक और सीधा होगी। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लस धन आवेश में 16 सेंटीमीटर होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यह परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। संयुग्मी फोकस केवल कहाँ संभव होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण में।
नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव और वक्र और फोकस के बीच में बनती है। किसी दर्पण का मुख्य बिंदु क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव, और इसे पोल भी लिखते हैं जिसका संकेत पी होता है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर बराबर अनंत। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण का। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कैसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, m=1 के बराबर होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु यानी कि बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आवर्धन कहते हैं। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? इसका सही उत्तर है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां जो है वह दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल कहते हैं। गोलीय दर्पण के लिए यू, भी और एफ में क्या संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, F=UV/U+V। यह गोलीय दर्पण के लिए यू, भी और एफ में संबंध को दर्शाता है।